नमस्कार जय भारत, क्या हाल चाल। चलिए भाई, किधर पिछली क्लास में नहीं आए थे? पिछली क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? जो लोग आए थे वो लोग यस के लिए ए लिखेंगे, और जो लोग नहीं आए थे वो नो के लिए बी लिखेंगे, यस के लिए ए। फटाफट। पंद्रह प्रतिशत लोग, ये सी वाले कौन है? 15% लोग जो है वो नहीं आए थे, ठीक है। चलिए, हो गई पोलिंग। करीब 82% आए थे। सीडी वाले तो अलग ही हैं, तो अलग ही ख्याल वाले लोग हैं। 17% लोग नहीं आए थे भैया, 81% लोग आए थे, ठीक है। अच्छा, एक और पोल करा देता हूँ जल्दी से, एक और बात सुनिए। चलो, ये समझ में आ गया मेरे को। अच्छा, जो लोग नहीं आए थे उन नहीं वालों को पोल करना है केवल, है ना? या यूं समझ लीजिए, पिछली क्लास किसी ने चाहे लाइव करी हो चाहे रिकॉर्डेड करी हो, कितने लोगों ने कर लिए, जिन लोगों ने कर लिए वो लोग ए लिखेंगे, और जिन्होंने किसी भी तरीके से नहीं करी है पिछली क्लास, चाहे रिकॉर्डेड चाहे लाइव, कुछ भी नहीं किया मतलब, वो लोग बी लिखेंगे। ठीक है, नया पोल है। पिछली क्लास जितने लोगों ने कर लिए किसी भी तरीके से वो लोग ए, और जिन्होंने कहीं भी नहीं किया किसी तरीके, चाहे रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, कुछ नहीं देख के आए, वो लोग बी। रिकॉर्डिंग देख लिए तो फिर ए। बस 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 बस, काम चालू हो गया, वेरी गुड। चलिए, बस समझ गया मैं। सही चल रहा। फिर क्या सही चल रहा है? सही चल रहा, सही चल रहा, सही चल रहा। चलो स्टार्ट करते हैं। 82% लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास देखी है, बाकी लोग ऐसे आ गए, ठीक है। चलिए, कह रहे क्या सही चल रहा है? अगले साल की ऑडियंस तैयार हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले साल की ऑडियंस तैयार हो रही है, अगले साल भी काम रहेगा मतलब। चलिए ठीक है। मेरा नाम एकम सर, जिस टर्नर से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं, बीटेक फ्रॉम एचबीडी कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश सिलेन सर्वोत्तम सर जगह वर्चस्व पे काम कर चुका हूँ। केमिस्ट्री मेंटर रह चुका हूँ, लज्जाबेन पटेल, सोमल अग्रवाल, वरुण कुमार, एयर 3942, 2016, 2018, 2019। मिनी टाइम्स टॉपर्स आईटीएस को मैंने ट्रेन किया, मिस्टर नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं अकेडमी में, आपको मिल जाऊंगा। ये नाम फॉलो कर लीजिए, नाम आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। जिस स्टाइल में रेफरल कोड अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? कुछ लोग नए आते हैं इसलिए इंट्रो देते हैं, समझ गए भी? चलिए, तो मतलब रहेगा। चलो स्टार्ट करते। कहां तक हो गया था बताओ पिछली क्लास में? ए भी क्लियर? ए भी क्लियर? ए भी फटाफट फटाफट, ए भी। ओके डन। चले, एक बार सब लोग जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए, काम स्टार्ट किया जाए। अंगूठा फटाफट फटाफट अंगूठा दिखाइए। मोल कंसेप्ट को करनी है, सबको इन्फॉर्म्ड है मतलब मामला। मोल कंसेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, काफी लोग कर रहे हैं उसको। तो जिनको नहीं पता बता दूं, मोल कंसेप्ट की क्लासेस टीटीएसएस में चल रही, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आपस में आप पूछ लीजिएगा, लिंक वगैरह शेयर कर लीजिएगा। मोल कंसेप्ट टीटीएसएस में चल रहा है, और ये आखिरी गाड़ी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है लास्ट तक, वो पता ही कौन सी दुनिया में रहते हैं। 10 PM पे स्टार्ट होती है क्लास, टीटीएसएस में क्लास चल रही है। टीटीएसएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे, ठीक है। और ये क्लास 13 लेक्चर में खत्म हो जाएगी। इसमें डिटेल कोर्स है, इसके बाद मोल कंसेप्ट का कोई भी डिटेल कोर्स नहीं आने वाला है, शॉर्ट कोर्स आ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने काम पे लगते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से हो गई आज की। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 1। बताओ जल्दी से टाइप करो, पिछली क्लास में कहां तक पहुंच गया था? फटाफट, लास्ट क्लास कहां तक पहुंच, जल्दी से टाइप करो, देख कुछ पढ़ के आयो कि नहीं। बस अभी चैट ऑफ हो रही है, चैट ऑफ हो रही, चैट ऑफ हो रही, अभी सही हो जाएगा सब, भगवान भरोसा रखो। सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन लगाए थे, कौन सा लास्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बता दो। पीसीएल 5 वाला लगवाया था,
समझ में आ गया था वो PCl5 वाला? यस यस यस, ठीक है। चले, ओके, नेक्स्ट काम। तो आज हम लोग बताइए, एक वो वाला क्वेश्चन लगवाया था जिसमें टाइम लग रहा था, वो वाला एक क्वेश्चन हो गया था ना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम आज जो अपना है वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अभी तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने जो दो बोले थे ना, कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी, मैंने कहा था ना शुरू में बोला था मैंने, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है सब कि हाँ अरे क्या बातें करता है, मजा आ गया, कंसिस्टेंसी रखूंगा मैं भी और मैं भी। आखिरी में हो जाता है, देखो समय गुजरता जाएगा, धीरे 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 बातें गायब होती जाएंगी। अभी देखिए 12% लोग गायब हो गए ना 15%, 12% है ना, धीरे गायब हो रहे हैं। अभी तो कुछ तो पोल में नहीं आए होंगे, आज सो रहे होंगे बैठ के, ठीक है। तो मतलब 20% गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। अब वो गायब होते 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 बढ़ते जाएंगे, लास्ट तक बहुत बढ़ जाते हो। फिर 10% लोग का सिलेक्शन होता है। फिर लोग पूछते हैं 10% लोग ही क्यों सिलेक्ट होते हैं? आप ही तो जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब आप खुद है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। समझ पा रहे हैं? चलिए हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे आ जाइए। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में देखिए फेजेस डिफरेंट होंगी, है ना, फेजेस डिफरेंट होंगे, फेजेस डिफरेंट होंगे। तो फेजेस डिफरेंट होने का मतलब, इसीलिए मैं ज्यादा भाषण वगैरह देता नहीं, मैं सीधे काम पे आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाषण का असर जो है ना थोड़े दिन ही रहता है, उसके बाद वो फिर अपना टाइम भी वेस्ट हो गया, असर भी खत्म हो गया थोड़े दिन में, इससे पढ़ाई कर ले, ठीक है। चलिए, तो ये चल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैसियस। तो देखिए दो व्यक्ति सॉलिड है, एक व्यक्ति गैसियस है। अब सवाल उठता है कि आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? आपने कहा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। और जब ये आपने लिखा तो इसमें ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति ये जो है, एक तो ये और एक ये, ये दोनों प्योर सॉलिड है। अब सवाल उठता है ये प्योर सॉलिड को देखती आंखों में चमक क्यों आ गई अचानक से, क्या हो गया? तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। कई लोग पूछ भी रहे थे प्योर सॉलिड में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो उसके जवाब आज सही समय आने पे मिलेंगे। तो हर चीज का जवाब मैं देता हूँ सही समय आने पे, ठीक है। तो आज सही समय आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को। देखिए जैसे आप प्योर सॉलिड की बात करें तो आपने कंटेनर लिया, ठीक है। अच्छा एक और सवाल का जवाब पहले दे दीजिए, देखिए आपने कुछ पढ़ा ही होगा, जो प्योर सॉलिड होता है और जो प्योर लिक्विड होता है उनके एक्टिव मास के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा। प्योर सॉलिड और जो प्योर लिक्विड होते हैं उनके एक्टिव मास के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होता है ना, वो एक्टिव मास जो होता है वो क्या होता है? चैट एक बार इनेबल कर रहा हूँ, जरा बताइए। 1111 तोड़ डाला लोगों ने, हाँ। अच्छा एक सवाल सुनिएगा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है या 1 मान लेते हैं? चैट इनेबल, 1 होता है या 1 मान लेते हैं? अच्छा आपने कहा मान लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं तो फिर दो और सवाल पैदा हो गए। अगर आपने कहा होता 1 होता है, अगर आपने कहा 1 होता है तो मैं एक सवाल पूछता, क्यों होता है ना। अगर आप मेरे से कहते नहीं 1 होता है तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता, क्या, क्यों होता है? आप कह रहे 1 मान लेते हैं, तो मेरे 3 सवाल हैं। 1 मान लेते हैं तो होता क्या है? 1 अगर आप किसी कुछ मान लेते हैं तो इसका मतलब होता कुछ और होगा, तभी तो आप कुछ और मान रहे हैं। तो अगर 1 मान लेते हैं तो फिर होता क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल 1 क्यों मानते हैं? तीसरा सवाल 1 ही क्यों मानते हैं? कह रहे फिर तो पहला वाला ही सही था। हेलो, कितने सवाल निकला भैया? पहले वाले में एक ही सवाल था। अगर आप कहते नहीं, आप कह रहे मैं नहीं, चलो फिर पहले पे आ जाते हैं वापस, कहते नहीं उसमें एक ही वाला बढ़िया है, कह रहे 1 होता है वाला चाहिए। तो 1 होता है बोलता तो मैं क्या बोलता, आपसे कितने सवाल पूछता, क्यों होता है, बस एक सवाल खत्म। आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब 1 अगर आप कह रहे हैं 1 मान लेते हैं तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहली बात 1 मान लेते हैं तो फिर होता क्या है, 1 क्यों मानते हैं, और 1 ही क्यों मानते हैं, 2 क्यों नहीं मानते, 3 क्यों नहीं मानते। ये सवालों के जवाब समझ पा रहे हैं? तो कितनों को सवाल समझ में आ रहा है कि 3 सवाल उठ चुके हैं? हेलो,
3 सवाल उठ चुके हैं, ठीक। चलिए तीनों सवालों के जवाब देते हैं। तीनों सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, प्योर सॉलिड अगर आप लेते हैं, सपोज आपने ये प्योर सॉलिड लिया। प्योर सॉलिड अगर आपने लिया जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ भी ले लिया, इतनी जगह घेर रहा है, कोई शेप होगा इसका, ठीक है। तो बताइए जितनी जगह घेरेगा वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। मान लीजिए वेसल 500 लीटर की है, ये बहुत बड़ी वेसल है, मान लो ये 10 लीटर की वेसल है। तो बताइए अगर वेसल 10 लीटर की है, कौन ये पूरी, तो बताइए कि सॉलिड का वॉल्यूम आप 10 लीटर लगा देंगे या फिर सिर्फ वही लगाएंगे जितनी जगह ये खुद ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम वो होता है जितनी जगह वो अपने मास की वजह से ऑक्यूपाई करे, ना कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मान लीजिए सॉलिड का मास मैं आपसे कहता हूं कि m है, तो इसने जितनी जगह घेर रखी है ये निकाल लेंगे, ये भी हो जाएगी। तो इसकी डेंसिटी अगर आप निकालें, इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इस तरीके से डेंसिटी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इस सॉलिड को डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवाऊं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि सॉलिड से मैं डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कराऊं, तो क्या बताइए इतने ही कंटेंट से, जितना कंटेंट हमने ले रखा है, इतने ही कंटेंट से क्या मैं डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवा सकता हूं? क्या इतने ही कंटेंट से मैं डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करवा सकता हूं? तो जवाब है नहीं। अगर आपको वॉल्यूम डबल कराना है, ये वी आप चाहते हैं 2v हो जाए, तो आपको मास को भी एक और ऐसा ही गोला लेना पड़ेगा। तो आप एक और लीजिए, ऐसे ही एक और लेंगे तो बताना वो क्या होगा, मास कैसा हो गया। मास हो गया डबल। अब बताओ इन दोनों का कलेक्टिव मास कितना हो गया? मास हो गया 2m। अब वॉल्यूम कितना हो गया? अभी दोनों मिल करके वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? 2v। लेकिन ध्यान दीजिए अभी भी डेंसिटी कितनी है? 2m अपॉन 2v, यानी कि m बाई v। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, डेंसिटी का मामला जो होगा प्योर सॉलिड का वो कैसा होगा? कांस्टेंट। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आया कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है किसकी? ठीक है। अब अगर प्योर सॉलिड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, अच्छा एक और बात समझ में आ गई कि जो वॉल्यूम होता है वेसल का वो सॉलिड का वॉल्यूम नहीं होता। जैसे आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट चल रहा है, कहां पे चल रहा है? 12th वाले बैच में, ठीक है। तो कुछ लोग कर भी रहे जिनको पैरेलल में करना है। तो बताइए अगर सॉलिड आप लेते हैं, तो जैसे एक सॉलिड है ये, इसकी एक रेडियस है r, तो बताइए कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसको वेसल के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर स्लाइड में चलिए। देखिए अगर आप प्योर सॉलिड को समझ चुके हैं तो प्योर लिक्विड को भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई प्योर लिक्विड लिया और उसको भर दिया आपने एक कंटेनर में, ठीक है, ये ले लो भैया। अब बताओ ये लिक्विड आपने यहां तक भर दिया, इसने कुछ मास ले लिया अपना, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। तो बताइए इसका जो मास होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, m मास है, v वॉल्यूम है, तो m बाई v इसकी डेंसिटी होगी। फिर आप चाहते हैं कि ये जो प्योर लिक्विड है ये डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो डबल वॉल्यूम क्या ये इसी मास से ऑक्यूपाई कर सकता है? अच्छा एक और बात बताइए, इसका जो खुद का वॉल्यूम होगा क्या वो वेसल के वॉल्यूम के बराबर होगा, या अपनी वजह से जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा वो इसका वॉल्यूम होगा? तो आप कहेंगे जितना अपनी वजह से ऑक्यूपाई करेगा वो इसका वॉल्यूम होगा। फिर अगर आप चाहते हैं कि डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, तो क्या आपको डबल मास लेना होगा? डबल मास बिना लिए, मतलब सेम मास से आप डबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करवा सकते। तो डबल मास लेंगे, इतना मास और लीजिए। तो बताइए जब इतना मास और लेंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 2m। वही सेम कंसेप्ट, वॉल्यूम कितना? 2v, डेंसिटी वही रहेगी। तो डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्योर लिक्विड की भी डेंसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट। लेकिन गैस पे ऐसा नहीं होता। चौथी स्लाइड में अगर आप चलें और गैस को समझें, तो अगर आप कोई गैसीय सब्सटेंस लेते हैं, तो बताइए गैस के केस में अगर आप एक वेसल लेते हैं, तो वेसल का जो वॉल्यूम होता है, इसमें कोई गैस भर दो, गैस बहुत रैंडम होती है, तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, हर तरफ फैल जाएगी। जब वो चारों तरफ फैल जाएगी तो बताइए गैस का जो वॉल्यूम होगा उसकी डेफिनेशन ही अलग है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, आप मान के चलते हैं जो वेसल का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम। आइडियल गैस ही चल रही है आपके लिए, तो आपके लिए दुनिया में हर गैस आइडियल गैस है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन है फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन, फ्री अवेलेबल स्पेस फॉर मोशन, ठीक है। गैस को मोशन करने के लिए कितना फ्री अवेलेबल स्पेस है, वही वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है। तो अगर आप उसको 2 लीटर के कंटेनर में डालेंगे तो 2 लीटर बन जाएगा, 3 में डालेंगे तो 3 लीटर बन जाएगा। तो यानी कि जो भी आप वेसल का वॉल्यूम लेंगे वही गैस का वॉल्यूम बन जाएगा। बस समझ में आती है? फिर एक बात बताइए कि क्या गैस में
मास को सेम रखते हुए वॉल्यूम को बदला जा सकता है, जरा चेक कर 5 नंबर स्लाइड पे चलिए। मान लीजिए कंटेनर, सपोज ये कंटेनर, इसके अंदर अमोनिया भरी हुई है, ठीक, अमोनिया भरी है और मान लो 17 ग्राम है, 1 मोल भर दी मैंने 17 ग्राम। अब बताइए 17 ग्राम अमोनिया को मैंने 1 लीटर कंटेनर में डाल दिया, ठीक, इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या लगाएंगे, वही वॉल्यूम होगा जो वेसल का होगा। फिर बताइए इस पर्टिकुलर अमोनिया की डेंसिटी मैंने निकाल ली मान लो। फिर मैंने क्या किया, इसको एक नए कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, इसको एक नए कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, बड़ा कंटेनर था 2 लीटर। बताइए जब मैं इसको 2 लीटर में शिफ्ट करूंगा, मान लो कोई पाइप के थ्रू या होल किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो बताइए क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा, 17 ग्राम अमोनिया यहाँ भेज सकता हूँ? यस। बताइए अमोनिया का मास क्या 17 ग्राम ही है, इस कंटेनर में भी वही ट्रांसफर होगी इधर, लेकिन वॉल्यूम अब अमोनिया का कितना होगा, 2 लीटर। क्यों? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम गैस का वही होता है जितना हमने वेसल का वॉल्यूम लिया। तो क्या बताइए सेम मास रखते हुए, चेक करिए, सेम मास रखते हुए क्या मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया? क्या मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया? क्लियर? तो अगर सेम मास रखते हुए वॉल्यूम को मैं डबल कर सकता हूं, मतलब बदल सकता हूं, तो डेंसिटी वेरिएबल है। डेंसिटी दोनों जगह वेरिएबल है। यहाँ डेंसिटी अगर D1 है तो यहाँ डेंसिटी D2 होगी, क्योंकि मास सेम है, वॉल्यूम बदल गया। कितने को बात समझ में आ गई ये वाली? यानी गैस के केस में ऐसा हो सकता है कि अगर आप सेम मास रखें तो भी आप वॉल्यूम को बदल सकते हैं, ऐसा सॉलिड और लिक्विड में नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है कि अगर आपको मास को चेंज करना है तो आपको वॉल्यूम को भी उसी रेशियो में चेंज करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनिए ध्यान से। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मास सेम रखते हुए मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूं, तो वॉल्यूम सेम रखते हुए क्या मैं मास को भी बढ़ा सकता हूं? यस, देखिए चेक करिए। मान लो मैं वॉल्यूम यही रखूं, सेम वॉल्यूम, देखो ये मान लो व्हाइट कलर की थी, तो ये व्हाइट कलर की वही सेम वेसल है, देखो सेम वेसल। मान लो मैं सेम वेसल में बाहर से अमोनिया सप्लाई कर दूं, 1 लीटर की वेसल है, मान लो मैं इसके अंदर अमोनिया और भर दूं, 34 ग्राम अमोनिया भर दूं, ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मतलब मैं 17 ग्राम और भर दूंगा इसके अंदर, तो बताइए मास मैंने बढ़ा दिया, देखो मास बढ़ा दिया। तो इस बार मैंने क्या किया, वॉल्यूम को सेम रखते हुए, देखो वॉल्यूम सेम रखा। अब 34 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम कितना कहलाएगा? 1 लीटर। और अमोनिया सप्लाई कर दी, तो मेरे को बात बताइए, वॉल्यूम सेम रखा लेकिन मास को डबल कर दिया, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ? इसका मतलब कहानी हर प्रकार की हो सकती है, मतलब इनमें डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो गैस की डेंसिटी कैसी होती है? वेरिएबल। डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरिएबल। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो गैस की डेंसिटी है वो सवाल के अंदर वेरिएबल चलती है, जबकि जबकि सॉलिड प्योर है और लिक्विड अगर प्योर है तो उसकी डेंसिटी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अब सवाल उठता है डेंसिटी कांस्टेंट होने से क्या हो जाता है? यहाँ दोनों जगह हमने डेंसिटी कांस्टेंट समझाई, तो इससे क्या हो गया? आपको एक्टिव मास पढ़ाया गया था, हेलो, एक्टिव मास पढ़ाया गया था आपको, बताइए एक्टिव मास क्या पढ़ाया गया था जल्दी से? तो आप कहेंगे एक्टिव मास इज इक्वल टू, बता ही देता हूं मैं, एक्टिव मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन mw, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, डेंसिटी अगर इसकी कांस्टेंट है तो ये डी कांस्टेंट हो गया, और अगर ये कांस्टेंट हो गया तो एक पर्टिकुलर सॉलिड मान लो आप लेकर के आए, कैल्शियम कार्बोनेट लेकर के आए, तो उसका एमडब्ल्यू तो कांस्टेंट ही होगा। तो एक पर्टिकुलर सॉलिड का तो एमडब्ल्यू फिक्स है ना, 100 ग्राम तो 100 ग्राम, अब वो बदलेगा थोड़ी सवाल में। तो बताइए एमडब्ल्यू कांस्टेंट पर्टिकुलर का, डी कांस्टेंट, तो क्या एक्टिव मास भी एक पर्टिकुलर सॉलिड का कांस्टेंट हो जाएगा? इसलिए कहते हैं पर्टिकुलर सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है वो फिक्स होता है। समझ पा रहे हैं? सवाल के दौरान ये चीज कभी नहीं चेंज होगी। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपने ले लिया तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 100, फिक्स हो गया, ठीक। डेंसिटी कैसी होती है? वो तो फिक्स ही होती है, प्योर सॉलिड की, प्रूव हो चुका है ऊपर। तो बताइए उसका एक्टिव मास भी कैसा होगा? फिक्स होगा। तो बताइए ये चीज फिक्स होगी, अगर ये चीज कांस्टेंट होगी तो इसका एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड कांस्टेंट होता है। ये चेक करिए, यहाँ पे भी ये बात बोलेंगे, यहाँ पे भी सेम बात बोलेंगे, एक्टिव मास क्या होता है, ये सेम लॉजिक। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट चल रही है तो बताइए एक्टिव मास भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। किसका? तो रिएक्शन के दौरान अगर कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो बताइए एक्टिव मास अगर कांस्टेंट होंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, इनके एक्टिव मास कैसे होंगे? गैस के, तीसरा केस जो आपने कहा गैस का, गैस के एक्टिव मास कैसे होंगे? आप कहेंगे गैस की डेंसिटी कैसी है? कहेंगे वेरिएबल है, तो कहेंगे एक्टिव मास भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। गैस का एक्टिव मास भी वेरिएबल होगा। तो सवालों में गैस का जो एक्टिव मास होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो बताइए प्योर सॉलिड अगर प्योर लिक्विड लेके बैठे हैं आप तो उनका एक्टिव मास कांस्टेंट लेके चलेंगे आप, और अगर गैस है तो उसका एक्टिव मास वेरिएबल है। अब देखिए यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं 6 नंबर पे आइए।
It means active masses of pure solid and pure liquid are constant. बराबर. तो पहली बात जो मिसकंसेप्शन है कि हम लोग वन 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 करते रहते हैं, वो वन नहीं होता, कांस्टेंट होता है. एक्टिव मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है. बिकॉज रीजन, active masses of pure solid and pure liquid are constant because molecular density of pure solid and pure liquid does not change on changing the volume. क्या कह रहा है, समझ पा रहे हैं? जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है प्योर सॉलिड की और प्योर लिक्विड की, वो चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम बदलते हैं, पीछे समझा चुका हूं, वॉल्यूम बदलूंगा तो उसी रेशियो में मास भी बदलना पड़ेगा प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड में. ठीक है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है ना, गैस में ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ गैस, क्या बोलेंगे? डेंसिटी इज वेरिएबल, एक्टिव मास इज वेरिएबल. Because density of gas is variable. Density of gas changes on changing the volume. मतलब आप किसी एक चीज को चेंज करेंगे तो चेंज हो जाती है. मान लीजिए आपने वॉल्यूम को चेंज किया तो मास सेम रखा, अंडरस्टूड है, तो चेंज हो जाएगी. आई बात समझ में? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर सब लोग तोड़ डालिए. टूट गया. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. 7 नंबर. ठीक है, 7 नंबर पे चलिए. एक कह रहा डिडंट अंडरस्टैंड. अब नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा, दिक्कत है आपके अंदर, है ना. अब नहीं समझ में आया ना तो नहीं आएगा. एक आध को नहीं आया कि कह रहे या तो गलत तरीके से उनका कीबोर्ड खराब हो गया. कई लोग कीबोर्ड खराब हो जाता है, कह रहे लिखता कुछ और हूँ, होता कुछ और है, तब ठीक है. अगर मान लीजिए कीबोर्ड सही और आपको नहीं समझ में आया ना तो फिर अब नहीं आएगा, दिक्कत है. समस्या आपके भीतर है, उसको बाहर मत तलाशिए, समाज में मत देखिए. ठीक है, कई बार समस्या भीतर होती है. टीवी खराब होता है, चैनल बदल रहे होते हैं. टीवी खराब, चैनल बदलने से क्या हो जाएगा? कह रहे एक बार लगा देखो, जी टीवी लगा देखो कुछ आ रहा है क्या? अरे कुछ नहीं आएगा, टीवी खराब है आपका. समझ में आ रहा है? एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड है ना, प्योर लिक्विड. कह रहे संस्कार चैनल लगाओ एक बार. एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड आर कांस्टेंट बिकॉज molecular density of pure solid and pure liquid does not change on changing the volume. right? रीजन समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछे कि बताओ सॉलिड और लिक्विड अगर प्योर है तो उनका जो एक्टिव मास है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है या वन होता है? तो बोलेंगे कांस्टेंट होता है. अब अगला सवाल, जो 2 सवाल और थे, एक सवाल का जवाब मिल गया, कांस्टेंट क्यों होता है उसका जवाब दे दिया. अब 2 सवाल और है. कौन कौन 2 सवाल बताओ कि वन क्यों मान लेते हैं और वन ही क्यों मानते हैं? 2 सवालों के जवाब. ठीक है, वन क्यों मानते हैं उस पर आते हैं. देखिए, अब हम लोग यहां पहुंच गए थे, यहां से कहानी शुरू हुई थी, मतलब यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी. अब जब यहां से कहानी स्टार्ट हुई थी, मैंने आपसे कहा था इनको देखते कुछ समझ में आता कि भाई साहब ये दोनों व्यक्ति जो है कुछ अलग टाइप के हैं. तो बताइए, ये व्यक्ति देखो अलग टाइप का है, ये व्यक्ति अलग टाइप का है. तो इन दोनों का जो एक्टिव मास है, वो रिएक्शन के दौरान, मान लीजिए टी इज इक्वल टू 0 पे आपने इसके 100 ग्राम ले लिए सपोज. अब जरा मैं स्लाइड को आगे ले आता हूँ, थोड़ा इसको आगे ले आए, जगह कम है, इसको आगे ले आते हैं. इतनी बातें पढ़ ली हमने, अब इसको आगे लो. 1 2 3 4 5 6 7. आओ भैया इधर. कहता है भाई सेम कंसेप्ट उठा लिया मैंने. ये देखिए CaCO3 सॉलिड, ये आपने ले लिया CaO सॉलिड,
CO2 गैसियस। अब मान लो मैं इसके 100 ग्राम ले लूं स्टार्टिंग में, ठीक, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, इसके मान लो 0 ग्राम लिया मैं, 0 ग्राम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसका मास 100 ग्राम, देखिए मोल नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 ग्राम ले लिया मैंने, मास ले लिया, एक कंटेनर ले लिया। एक भैया पूछ रहे थे बीच में कंटेनर क्लोज होगा तो, अरे कंटेनर क्लोज ही होगा चाचा, कंटेनर खोल कैसे दोगे, कंटेनर अगर खोल दोगे ना, ये रिएक्शन अगर आप खुले कंटेनर में कराओ तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा, छत से उतरिए। एक आदमी गैसियस है, पहली क्लास में बता दिया था मैंने कि अगर कोई भी एक आदमी गैसियस है तो कंटेनर तो ढक के रखना पड़ेगा, अगर ढकोगे नहीं तो भाग जाएगी, पहली क्लास में कराया था, बताया था भैया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल तभी होगी जब कंटेनर क्लोज होगा, तो कंटेनर तो क्लोज है शुरू से ही, कहने क्लोज हो तो, अरे हो क्या है ही है, हो नहीं है, ठीक बात, इसीलिए कहता हूं क्लास किया करिए, है ना, गांजे की सब्जी मत खा के आइए, बराबर, कह रहे मेथी समझ के खा गया मैं रोटी के साथ, घूम रहा है सुबह, ठीक है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, अब आपसे कहता है कंटेनर क्लोज तो रहेगा, ये शुरू से बंद है, कंटेनर खुला ही नहीं भैया कभी, कंटेनर शुरू से बंद है, बराबर, आपका दिमाग का कंटेनर खुल गया है। अब देखिए समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट आपने कितना लिया, 100 ग्राम, T इज इक्वल टू 0 पे आपने ले लिया, देखिए धीरे 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 खत्म होता जाएगा, ये खत्म होता जाएगा, तो बताइए इसका मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, ठीक है। बताइए कैल्शियम ऑक्साइड का मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा, भाई ये टूटेगा तो ये बनेंगे दोनों, ये टूटेगा ये बनेंगे, तभी तो आगे कहानी चलेगी ना कुछ, तो ये 100 ग्राम में से कुछ तो x ग्राम खत्म होगा ना, तो धीरे 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 इसका मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसका मास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या बात समझ पा रहे हैं। अब क्या होता जाएगा बताइए जरा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस पूरे कंसेप्ट के दौरान, है ना, इस पूरे कंसेप्ट के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में क्या विचार है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है, देखना जरा, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में लिख रहा हूं, देखना जरा, क्या उसका जो मास है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा, चेक करिए, इसका मास क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा, यस, कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है, देखो मास धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा। अच्छा और बताइए जरा, और बताइए, कह रहे बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है जिंदगी में, मतलब हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, मास कम हो रहा होगा, बताइए क्या वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा या वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम के बारे में क्या विचार है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, आ रही बात समझ में। डेंसिटी के बारे में क्या विचार है, डेंसिटी के बारे में क्या विचार है, सेम रहेगी, क्यों, जिस रेशियो में मास गिरता है उसी रेशियो में वॉल्यूम गिर जाता है, ठीक है। एक्टिव मास के बारे में क्या विचार है, सेम रहेगा, किसी को चमक रही कंसेप्ट, तोड़िए फटाफट। अब देखिए तीनों की बात करा देता हूं, अब एक ने अपना विचार व्यक्त कर दिया, तीनों आपस में बातें करेंगे, ये तीनों आपस में कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, आओ समझते हैं क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड से बात कर रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से बात कर रहा है, तीनों आपस में बातें करते हैं, कह रहे क्या चल रहा है जिंदगी में बताओ जरा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CO2, ध्यान से देखिएगा जरा क्या कहता है। कंसेप्ट देखिएगा जरा, कंसेप्ट बिल्डिंग यहां से होती है, मतलब वो थोड़ा बहुत है ना, पंजीरी वाला सब पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट के अंदर घुस जाइए। देखिए क्या कहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहता है कि साहब मेरा मास धीरे धीरे कम हो रहा है, मेरा मास धीरे धीरे कम हो रहा है, 100 ग्राम लिया था आपने, ये 0 ग्राम थे, कैल्शियम कार्बोनेट कहता है मेरा मास कम हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड कहता है मेरा तो बढ़ रहा है, CO2 कहता है मेरा भी बढ़ रहा है, हम लोग प्रोडक्ट साइड में हम लोग 0 थे, हम लोग बढ़ रहे हैं, ये कहता है मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कहता है मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, क्यों वॉल्यूम कम हो रहा है, बताइए, इतना बड़ा टुकड़ा लेके बैठे थे आप, इसका इतना बड़ा टुकड़ा लेके बैठे थे, उसमें थोड़ा कम हो गया, टुकड़ा छोटा हो गया, मास घट गया ना भैया, मास घटेगा तभी तो आगे वाले का मास बनेगा, तो मास कम हो गया तो वॉल्यूम भी तो कम ही घेरेगा ना ये, तो बताइए, ये कहता है मेरा वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कहता है मेरा वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, ये कहता है मेरा तो बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 0 ग्राम था, धीरे धीरे सॉलिड ये बनता जा रहा है, तो इसका मास बढ़ रहा है, तो ये वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसका सॉलिड है। ये कहता है मेरा, कहता है मेरा तो कांस्टेंट है, ये क्यों कहता है मेरा कांस्टेंट है बताओ, मेरा कांस्टेंट क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम आप वही मान के चलेंगे पूरे कैलकुलेशन के दौरान जो वेसल का वॉल्यूम है, तो कहता है मेरा तो फिक्स है। ये कहता है कि मेरा मास जिस रेशियो में घटता है, मेरा मास जिस रेशियो में घटता है उसी रेशियो में मेरा वॉल्यूम भी घट जाता है, इसलिए मेरी डेंसिटी कांस्टेंट है।
ये कहता है मेरा मास जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में मेरा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इसलिए मेरी डेंसिटी कांस्टेंट है। ये कहता है मेरा मास तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मेरा मास तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए मेरी डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए मेरी डेंसिटी बढ़ रही है। अब अगला सुनिएगा, ये कहता है मेरी डेंसिटी कांस्टेंट है, ये कहता है मेरा एक्टिव मास इसका मतलब कांस्टेंट हो, ये कहता है मेरी डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ये कहता है मेरा भी एक्टिव मास इसका मतलब कांस्टेंट है, ये कहता है मेरी डेंसिटी बढ़ रही है, कहता है इसलिए मेरा एक्टिव मास भी बढ़ रहा है। मौज आ गई तो तोड़ डालिए। बातें सुन रहे हैं, तीनों बातें करते हैं आपस में। बहुत कम लोगों को बातें सुनाई पड़ती, बाकी तो अपनी जिंदगी काट रहे हैं साहब, है ना, काट रहे हैं जिंदगी, ऐसे ही खत्म हो जाएगी एक दिन, तब तो कईयों की बर्बाद कर चुके होंगे। दिमाग खोल के बैठिए थोड़ा सा। कल से कांजी की सब्जी नहीं खाऊंगा, मेथी समझ के खा जाता हूं। चलो भाई, इसका मतलब तक क्लियर है, चूरन दे दो ना प्लीज। तो देखिए तीनों बातें करते, तीनों क्या बातें करते हैं, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या कहा, कहता है कि मेरा मास गिरता है, ये कहता है मेरा बढ़ता है, ये कहता है मेरा बढ़ता है, ये कहता है मेरे वॉल्यूम कम हो रहा है, ये कहता है मेरा बढ़ रहा है, मेरा कांस्टेंट है, ये कहता है मेरा डेंसिटी कैसी सेम है, ये कह रहा है मेरी डेंसिटी सेम है क्योंकि दोनों सेम रेशियो में गिरेंगे, सेम रेशियो में बढ़ेंगे, ये कहता है मेरी डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कहता है मेरा एक्टिव मास कांस्टेंट, ये कहता है मेरा भी कांस्टेंट, ये कहता है मेरा तो बढ़ रहा है क्योंकि मेरी डेंसिटी बढ़ रही है, राइट। अब देखिए जब कहानी चलती चलती जाएगी, ये सब किसके दौरान एनालिसिस हुई है, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू टी1 के बीच की एनालिसिस चल रही है। देखिए टी1 पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, टी1 पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, उसके बीच में ये सब एनालिसिस चल रही है, ठीक। अब जब ये सब हो गई तो कंक्लूजन क्या निकला, 8 नंबर स्लाइड पे, 8 नंबर स्लाइड में आपसे कहता हूं के इज इक्वल टू, फिर देखिए जब ये सब बातचीत हो गई तो इस के ने कहा इन दोनों की तरफ देख करके कि टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू टी1 के दौरान मैंने तुम दोनों को एनालाइज किया है, देखो तुम दोनों को एनालाइज किया, तुम दोनों का एक्टिव मास कभी बदलता ही नहीं है, तुम लोग की डेंसिटी कभी बदलती नहीं, लेकिन मास बदलता है, ध्यान दीजिए, मास बदलता है, इसका गिरता है, इसका उठता है, तभी तो ये बनता है CO2, नहीं तो बनेगा कहां से। तो बताइए इसने क्या कहा, के ने कहा CaO से कि तुम्हारा एक्टिव मास तो कभी बदला ही नहीं पूरे क्वेश्चन के दौरान, इससे कहता तुम्हारा भी नहीं बदला, कहता हाँ हम लोग प्योर सॉलिड है ना, हम लोग प्योर सॉलिड है। तो बताइए हम लोग प्योर सॉलिड है तो कहता है हमारा एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, तो कहता है कि मैं भी कांस्टेंट, और सुना है तुम लोग भी कांस्टेंट हो, तो इस वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो, आओ हम तीनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना लें। तो कहते हैं ओके वी आर कमिंग, तो ये दोनों एक साइड आ जाते हैं, ये दोनों एक साइड आ जाते हैं, क्यों आगे समझ पा रहे हैं, ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो ये कहानी इधर बच जाती है। इसको बोल दिया जाता है कलेक्टिवली इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको नाम दिया जाता है कलेक्टिवली इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल केस ही है क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, CO2 के बराबर, और CO2 इक्विलिब्रियम पे जितना हो जाएगा वो Kc की वैल्यू आ जाएगी और यहां से Kc सॉल्व हो जाएगा, ये इफेक्टिव Kc। हेलो, बात समझ में आ गई क्या, कीबोर्ड थोड़ा करिए फटाफट, बेटा बात समझ में आ रही तो कीबोर्ड थोड़ा करिए, ठीक है। तो बताइए ये दोनों इधर क्यों आगे, समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये जो केसी आप लेके बैठे रहते हो, ये जो केसी हेटेरोजीनियस में आप लेके बैठे रहते हो, इसके अंदर कौन कौन छिपा होता है, कौन कौन छिपा होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये तीनों लेके बैठा होता है ये, क्लियर। अब सुनिए, अब दो सवालों के जवाब आपको देने हैं, कौन कौन से दो सवालों के जवाब देने हैं आपको, वन क्यों मान लेते हैं और वन ही क्यों मानते हैं, ये तो कंसेप्ट हो गया। देखिए अभी तक चल रहा था कंसेप्ट, अभी तक चल रहा था कंसेप्ट, अब मैं आपको बताता हूँ पैदल लोग क्या पढ़ते हैं। पैदल लोग जो होते हैं वो देखिए ये सब कुछ नहीं पढ़ते देखिए कहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू होती है असली कहानी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर समझाने के बाद 8 नंबर समझाने के बाद तब जाके मैं यहाँ कंक्लूजन पे पहुंचा पूरे कंसेप्ट के साथ, लेकिन मेरे को सब आता है, फिर मेरे से आप कहीं भी कुछ भी पूछ लेंगे मैं खोल डालूंगा मामला बिल्कुल। अब पैदल लोग क्या करते हैं, सब कुछ नहीं पढ़ते, सीधे 9 नंबर से, उनका 9 नंबर ही, मेरा 9 नंबर उनका पहला नंबर है, मेरा 9 उनका पहला है। वो कहेंगे साहब, कहेंगे ये सवाल आता है, कह रहे क्या करते हो इस सवाल में, कह रहे एक तरीका है मेरे पास, कह रहे क्या तरीका है, कह रहे कसम से बहुत तगड़ा है, मौज आ जाएगी, एकदम जादू है जीवन। कह क्या करते हो, कहते हैं देखो ऐसा करा करो कि जो सॉलिड दिखा करे उसके एक्टिव मास की जगह 1 लिख दिया करो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे केसी लिख दो। क्या कैसे लिखें, कह रहे कैल्शियम, देखो केसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
तो ये प्रोडक्ट है तो इसकी जगह 1 लिख दो, सॉलिड 1 मान लो। फिर इसकी जगह, फिर इसकी जगह ये रहने दो। फिर रिएक्टेंट, कह रहे ये रिएक्टेंट है, ये भी सॉलिड है, इसकी जगह 1 मान लो। फिर सीधे क्या हो जाएगा, इससे फायदा क्या हो, कहेंगे सीधे केसी आ जाएगा, सीधे केसी आ जाएगा, दिमाग को कोई जोर नहीं पड़ा। अब देखिए पैदल आदमी एक लाइन में यहां से यहां पहुंच गया, एक दो लाइन में, और जो कंसेप्चुअल आदमी वो इतना समझ के यहां पहुंचा है। ठीक है, पैदल आदमी इसीलिए देखिए क्या करता है, अच्छा कुछ को ये भी नहीं समझ में आता कि साहब ये कैसे, तो उनको याद करा दिया जाता है, उनको इस कदर याद करा दिया जाता है कि जो प्योर सॉलिड होता है उसका एक्टिव मास 1 होता है, ऐसा तक बोल दिया जाता है। प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, और कहते हैं 1 होता है तो 1 होता है। गुरुजी ने कहा तो बस गुरुजी ने कहा, 1 होता है तो 1 होता है, और लो भैया CO2 × 1/1 खत्म, आंसर लो फटाफट पुट करूंगा, एकदम खत्म। बताइए ये 1 होता है या 1 मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 क्यों मानते हैं? 1 इसलिए मान लेते हैं क्योंकि आपको पहुंचना तो फाइनली यही है। अब आप चाहे कंसेप्ट इतना लगा के पहुंचिए, और चाहे पैदल तरीका याद कर लीजिए कि 1 होता है, 1 होता है, या 1 मान लेते हैं, जो मानना है कर लीजिए, और आप यहीं पहुंचेंगे। तो लोग क्या करते हैं, सॉलिड की जगह 1 लिख देते हैं, और जैसे 1 लिख देते हैं उनको फाइनल आंसर ये मिल जाता है। इसीलिए कुछ लोग तो समझ के करते हैं कि भाई हम 1 क्यों मान लेते हैं, और कुछ कहते हैं मैं तो 1 ही होता, 1 ही होता करते रहते हैं। तो सही बात है, होता कांस्टेंट है, हम उसे 1 मान लेते हैं। तो आप कहेंगे प्योर एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, यहां पे एक लाइन लिखनी चाहिए आपको, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। देखिए अगर आप ढंग की किताब कभी पढ़ेंगे ना तो ऐसा लिखा होता है, टेकन एज यूनिटी, या ऐसा लिखा होगा कहीं कहीं एज्यूम्ड एज 1। और जो सस्ती किताबें लिखती हैं वो क्या करती हैं, वो सीधे लिख देती हैं एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड इज 1, खत्म, बयान दे दिया सीधे भाई साहब, लो 1 होता है, 1 मान लेते हो। आप कहेंगे 1 मान लेते हैं, क्यों 1 मान लेते हैं? जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाए, है ना, जिससे मेरा आंसर जल्दी आ जाए। अगर आप 1 मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा और आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाएंगे, इसलिए 1 मान लेते हैं। कह रहे 2 क्यों नहीं मानते? एक सवाल का जवाब बाकी है, 2 सवाल के जवाब दे चुका हूं मैं आपको। पहला सवाल क्या था, कांस्टेंट क्यों होता है, बता दिया। 1 क्यों मानते हैं, वही बता दिया। अब एक सवाल है 1 ही क्यों मानते हैं, 2 क्यों नहीं मानते? तो आप कहेंगे 2 इसलिए नहीं मानते क्योंकि अगर आप 2 मानेंगे तो सपोज कल को ये रिएक्शन आ गई, ए सॉलिड गिव्स 2B सॉलिड प्लस C गैसियस, मान लो ये आ गई, ठीक है, अगर ये आ गई तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, कंसेप्चुअल आदमी जिसने पूरा समझा हुआ है, और एक पैदल वाला। कंसेप्चुअल वाला क्या कहेगा, कंसेप्चुअल वाला तो कहेगा भाई साहब देखिए यहां से अब आगे वही निकल पाएगा जो कंसेप्चुअल आदमी होगा। देखिए जो कंसेप्चुअल आदमी होगा वो कहेगा साहब मेरे को तो पता है कि ये इसका एक्टिव मास कैसा होता है, कांस्टेंट, इसका एक्टिव मास कैसा होता है, कांस्टेंट, तो मैं इन कांस्टेंट को एक तरफ ले जाऊंगा, तो ये सब मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो इफेक्टिव केसी कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C⁻⁴। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये कंसेप्चुअल आदमी इतना समझने के बाद लिख देगा, ये सब दिमाग में रखेगा वो और इतना लिख देगा। अब जो पैदल आदमी होगा वो क्या कहेगा, कहेगा मेरे को बताया था बाबा जी ने कि यहाँ 1 लगा दिया करो, यहाँ 1 लगा दिया करो, है ना, 1 मान लिया करो। कह रहे 1 मान लिया करो। अब कह रहे 1 मान लिया, लो भैया 1 मान लिया, रट के गए वहां 1 मान लिया। कह रहे बी के ऊपर क्या लिखा, 1 एक्टिव मास, देखो बी का एक्टिव मास कितना 1, और पावर क्या लगा दी उसके 2। अच्छा मान लो अगर 1 नहीं माना 2 माना, तो जरा 2 मान के, आपने पूछा था ना 1 ही क्यों मानते हैं, उसका जवाब सुनिए पहले। मान लीजिए 2 मान लिया, चलो मैंने एक्टिव मास कांस्टेंट माना था 2 मान लिया। अब 2 मान लिया तो बताना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। फिर तो बताओ जैसे आप 2 लिखेंगे बी की जगह पे, तो बी के ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर इंटू C⁻⁴ अपॉन A⁻, ए को 2 माना है आपने तो उसके ऊपर पावर 1। अब यहां से आंसर बताइए क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C, 2 कट जाएगा। तो ये सही आंसर है, गलत आंसर है? तो आप कहेंगे ये तो गलत आंसर है, क्योंकि सही आंसर तो ये। कह रहे कैसे पता चला यही सही आंसर है? कंसेप्चुअल आदमी बताएगा। ये बात कौन बताएगा, कंसेप्चुअल आदमी बताएगा। कहेगा साहब इसका कांस्टेंट होता है, इसका कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट बना लेंगे, भले ही पावर 2 लगी हो तब भी तो कांस्टेंट ही होगा। कंसेप्चुअल आदमी ने बताया कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। अब पैदल आदमी ने क्या कहा, इसलिए कहा कि कहते हैं हम इसीलिए तो कहा था 1 माना करो, कह रहे इसीलिए तो कहा 1 माना करो। 1 मानने से क्या होगा, कह रहे पैदल और कंसेप्चुअल दोनों एक हो जाते हैं, एक ही जगह घास खाएंगे दोनों। देखो कहेगा यहाँ 1 मानते देखो तुम्हारा दिक्कत ना होती, कह रहे क्या होता फिर, कह रहे 1 पावर 2 हो जाता, और 1 एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर कुछ भी लगा दीजिए आंसर 1 ही रहता है। कह रहे C⁻1 हो जाता है, और यहाँ पे 1 मानते तो 1 पावर 1 हो जाता है। कह रहे देखो आंसर वही आ जाता है जो उसने निकाला है। समझ में आ रही बात? तो देखिए अगर आप 1 मानते हैं तो आपका आंसर कंसेप्चुअल आंसर से मैच कर जाता है, अगर आप 2 मानेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं माना जाता है।
क्या तीनों सवालों का जवाब मिल गया? कोई पूछे एक्टिव मास कांस्टेंट क्यों होता है? क्या जवाब दे चुका हूं। कांस्टेंट क्यों होता है प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का? ये रहा। ठीक है, फिर पूछेगा कि भाई साहब वन क्यों मान लेते हैं? कह रहे ये रहा। कह रहे वन ही क्यों मानते हैं? क्योंकि वन ही अकेली ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर कुछ भी पावर लगा दो वन ही रहती है, इसलिए 2 या 3 नहीं मानते हैं, क्योंकि उससे आंसर गलत आने लगे, क्योंकि कंसेप्चुअल आंसर तो ये है। मौज आगे तो तोड़ डाली। मैं यूं ही नहीं कहता हूं कि मोक्ष मिलेगा यहाँ पे, मजाक में नहीं कहता हूं, मुझे पता है, मैंने दिलवाया है। आज भी लोग गलियों में घूम रहे हैं नाम लेते हुए पिछले 8-9 सालों से। कोटा की गलियों में कभी आइए, पता चलेगा। ठीक, चलिए, इतना क्लियर मामला। तो वन क्यों मानते हैं, वन ही क्यों मानते हैं, सारी बातें क्लियर। देखो वन क्यों मानते हैं और वन ही क्यों मानते हैं। वन ही इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर आप 2 मानेंगे 3 मानेंगे तो कभी कोफिशिएंट अगर कुछ चेंज हो गया तो आंसर बदल जाएगा, कंसेप्चुअल आंसर से मैच नहीं करेगा, और कंसेप्चुअल आंसर ही सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डन, यहां तक क्लियर, नोट कर लिया, समझ लिया जो भी समझना था आपको। अब उसके बाद आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है कि ठीक है, अपने को समझ में आने लगा कि भाई साहब चलो वन मानते ही अपना आंसर सही आ जाता है, इसका मतलब आंसर सही आ जाता है। ठीक है, आंसर सही आना और कंसेप्ट होना दो अलग बातें होती हैं। तो आंसर तो सही आ जाएगा वन मानते, देखो वन मानते आप सही आंसर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद 11 नंबर, अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल के दौरान कभी भी आपसे कोई बातें पूछेगा अंदर की, तो अंदर की बातें समझ पाना क्या पूछेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। कैसे? केसी वैसे तो बच्चे पूछ लेते हैं, छोटे मोटे सवाल में वो तो आपसे ये सब पूछेगा। कहेगा 4 ऑप्शन लो, कहेगा बताओ इनमें से क्या बदल रहा है क्या नहीं बदल रहा। कहेगा मास, कह रहे 100 ग्राम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट एक वेसल में डाल दिया, 1 मोल डाल दिया, बताइए समय के साथ क्या बदल रहा होगा, समय के साथ क्या बदल रहा होगा। मास ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaO, मास ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CaCO3, वॉल्यूम ऑफ CaO, वॉल्यूम ऑफ CO2, डेंसिटी ऑफ CaCO3, डेंसिटी ऑफ CaO, डेंसिटी ऑफ CO2, एक्टिव मास ऑफ CaCO3, एक्टिव मास ऑफ CaO, एक्टिव मास ऑफ CO2। देखिए यहाँ पे 4 4 4 12 चीजें मैंने बता दी, तो इनमें कोई भी सवाल वो बना सकता है निकाल करके। बात समझ पा रहे हैं? ये ढंग का सवाल होगा, ये ढंग का सवाल होगा। क्लियर? अब आप इधर लौट आइए, सस्ते सवाल लगा लेते थोड़े से आसान वाले। कंसेप्चुअल मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कोई कंसेप्चुअल बात आपसे ज्यादा कर नहीं सकता। अब मैं आपसे कहता हूँ सस्ते वाले वर्जन बताओ थोड़े से, देखें स्लाइड के अंदर सवाल लगा। ये सवाल डन है, ये नहीं हुआ था, ये करेंगे आगे। ये डन है, ये भी डन है, ये भी डन है। यही देख हुआ था, देख लीजिए पिछली क्लास में यहां तक हो गया था। ये पढ़ो, चलिए एक सवाल ये लगाते हैं फटाफट जल्दी से। आसान सवाल से स्टार्ट किया मैंने, चलिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट जल्दी से। सॉलिड स्टेट भी चल रहा है इसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से मैं कोई भी एक चैप्टर पढ़ाता हूँ मतलब, तो उसी प्रकार से दूसरा भी पढ़ाता हूँ। तो जैसे ये चल रहा है, जितना कंसेप्चुअल आप पढ़ेंगे, अगर सॉलिड स्टेट कोई पढ़ रहा हो उसको पता चल रहा होगा कि फर्क तो है, फर्क होना भी चाहिए। मोहित, विशाल, श्रेयांश, चलिए देखिए फटाफट। अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, आसान सवाल है तो सीधा सीधा कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट है और ये टूट रहा है, तो बताइए आपने कुछ इसका मास डाला होगा, ये बन गया होगा, ये बन गया होगा, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। एक ही गैस है, बाकी कोई गैस ही नहीं। देखिए जब कोई गैस ही नहीं तो प्रेशर जो होगा कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे वो किसकी वजह से होगा? CO2 की वजह से। तो आप सीधे समझा दो उसको, सॉल्यूशन देखिए, उससे कह दो कि CaCO3 और T = 0 पे इसका प्रेशर 0 atm था,
इनका तो हमेशा 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मास नहीं है, मास इसका है तभी तो ये बन रहा है CO2। फिर धीरे 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 T = T1 पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इसका मास घटते 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 एक लेवल पे आ जाएगा, इसका मास बढ़ते बढ़ते आ जाएगा, और ये एक मोल बना चुका होगा तब तक, उसकी वजह से यहाँ कुछ प्रेशर आ गया होगा, मान लो PATM आ गया। इन दोनों को क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि लिख के भी क्या कर लोगे, ये तो कांस्टेंट है, इनका प्रेशर तो आप डालोगे नहीं मान। तो बताइए KP क्या लिखेंगे, जैसे KC क्या लिखते हैं इसका, KC होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो बताओ KP क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और आगे क्या लगा देंगे दोनों जगह पे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये KC हो गया, ये KP हो गया। अब बताइए ये दोनों का तो कोई प्रेशर है नहीं, तो बताइए जो टोटल प्रेशर आएगा इक्विलिब्रियम पे वो किसके बराबर होगा, वो CO2 के खुद के प्रेशर के बराबर होगा। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, 5 ATM, यानी कि P की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ से पता चला कि ये P कुछ और नहीं बल्कि ये 5 ATM। अगर ये 5 ATM है तो उसको यहाँ पुट कर दो, खत्म हो गया आंसर। KP = 5 ATM, पावर कितनी, 1, ये आंसर है। यूनिट क्या होगी, ATM टू द पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इस रिएक्शन का +1 है, तो आंसर होगा 5 ATM। तो सही जवाब है 5 ATM। अब इसमें 4 ऑप्शन में कभी कभी 5 लिख देगा, कभी 5 ATM लिख देगा, तो 5 ATM सही है, 5 नहीं सही है इस सवाल के लिए। नेक्स्ट 7 नंबर लगाइए, बोल शुरू करो। 7 नंबर, श्रेयस, अमोल, जीत। देखिए इसका नाम बताया था मैंने आपको, याद आया कुछ, क्या बताया था बताओ, बता चुके हैं, कभी कभी नाम से पूछ लेता हूँ, नाम बताओ। अमोनियम बाइसल्फाइड, ठीक है, बता चुका है, अमोनियम बाइसल्फाइड, सल्फेट लिखा है। अमोनियम बता चुके हैं पहले भी, पिछली स्लाइड में देख लेना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसको हीट कर दिया आपने, सॉल्यूशन चेक करिए। देखिए इस बार अमोनियम बाइसल्फाइड है, दो लोग यहाँ गैसियस है, ये सॉलिड है, T = 0 पे इसकी वजह से प्रेशर 0 ATM होगा, इसका भी 0 ATM होगा, क्योंकि दोनों बने ही नहीं है, और इसका तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ब्लैंक। ठीक है, अगर इसका KP लिखेंगे तो KP क्या लिखेंगे, KP = KP में जगह उनको मिलेगी जो गैसियस लोग हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और पावर क्या आ जाएगी, दोनों की कोफिशिएंट जो लगा हुआ है। ठीक है, ये इसका KP हो गया, सॉलिड आएगा नहीं, इसको इग्नोर कर दिया करो। अब देखिए ये अगर KP हो गया तो बताइए 0 ATM पहले था, फिर T = T1 पे इनके कुछ मोल बन गए होंगे, इक्विलिब्रियम जब आया होगा तो इनके कुछ मोल बन गए होंगे दोनों, तो इनके मोल बनेंगे तो इनका कुछ प्रेशर भी बनेगा। अच्छा, इसका अगर 1 मोल बनेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, तो अगर इसका P प्रेशर बनेगा तो इसका भी P प्रेशर बनेगा, P प्रोपोर्शनल टू N चल रहा है, क्लोज्ड वेसल है, PV = nRT, P प्रोपोर्शनल टू N, समझ पा रहे हैं? तो बताइए ये चल रहा होगा और ये चल रहा होगा, तो कांस्टेंट कौन कौन है इसमें से, T तो कांस्टेंट है ही, नहीं तो फिर KP कैसे निकालोगे एक पर्टिकुलर, R बचपन से ही कांस्टेंट है, कभी नहीं बदला आज तक, वेसल क्लोज्ड मान के चलेंगे, V फिक्स है, P प्रोपोर्शनल टू N चल रहा है, तो जो रेशियो मोल के बीच में होगा वही रेशियो प्रेशर के बीच में होगा, तो अगर इसका P बनेगा तो इसका भी P बनेगा। फिर इक्विलिब्रियम आ गया, टोटल प्रेशर निकाल लीजिए, टोटल प्रेशर की वैल्यू P total = क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, दोनों को जोड़ दो, P + P, और बताओ टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 10 ATM, बराबर कर दो, तो 2P कितना आ गया, 2P आ गया 10, P आ गया 5, और एक बार P आपको 5 मिल गया तो बस खत्म मामला। बताइए P अगर 5 मिल गया तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 ATM, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 ATM,
ये दोनों को उठाओ, पुट कर दो, यहाँ पुट करो, यहाँ जैसे पुट करोगे ये 5, ये 5, पावर दोनों की 1 1 है, मल्टीप्लाई कर दो 25, यूनिट क्या आएगी एटीएम स्क्वायर। क्यों? एटीएम एटीएम मल्टीप्लाई करो एटीएम स्क्वायर। कितनों को बात समझ में आ गई? फटाफट तोड़िए। अगला कर लेंगे क्या? कितनों अगला कर लेंगे? कंफर्म। ठीक, 8 नंबर लगाएंगे सब लोग। 8 नंबर की पोलिंग शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए। सॉरी, गलती से चला गया, गलती से मिस्टेक हो गया। लगाओ। चैट ऑफ कर दो प्लीज, लगाओ इसके आगे प्लीज, चैट ऑफ कर दो ना प्लीज। आई लाइक रिक्वेस्ट। श्रेयस, अमोल, जीत, ऑर्डर पसंद नहीं है। देखिए चला है NH2CO, NH4, NH3CO2, तो ये चल रहा है। आपसे कह रहा पी टोटल इक्विलिब्रियम 15 एटीएम हो गया, केपी आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसका नाम, नाम बताओ, नाम अपना नाम बताना कि चिंटू, नाम बताओ। अमोनियम कार्बोनेट का भैया नया कंपाउंड बना दिया चाचा। हाँ बता चुके हैं, अमोनियम कार्बामेट, MATE, कार्बामेट, यूरिया नहीं भैया, छत से उतरो, पहले बता चुके हैं। लोग वहीं बैठे हुए हैं, देखो छत पे बता चुके हैं सब पहले ही। एक अभी भी यूरिया लेके जा रहा है। इसका नाम है अमोनियम, लिख लो नोट जहां बनाते हो, कार्बामेट, CARBAMATE, बोल भी दिया, लिख भी दिया। ठीक है, तो ये है। कभी कभी नाम से इसने जरूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी मान लो उसने कह दिया अमोनियम कार्बामेट को हीट कर दिया और अमोनिया बन गया, CO2 बन गया, अमोनियम कार्बामेट का 1 मोल हीट कर दिया, रिएक्शन भी बता दी उसने। अब आपको पता नहीं चल रहा भैया है कौन कौन हीट हो गया, खुद ही हीट हो रहे हैं बैठ के। तो कभी कभी नाम का इस्तेमाल भी वो कर लेगा सवाल में, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सुनो, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये सॉलिड है। ठीक है, आपसे कहता है T इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? ये शून्य है, ये शून्य है। फिर बताइए, अगर ये तो सॉलिड है, इसका तो कोई प्रेशर है नहीं। T इज इक्वल टू T1 पे इक्विलिब्रियम पे जब आप आएंगे तो बताओ, अगर इसके 2 मोल बनेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। तो P प्रोपोर्शनल टू N चल रहा है इसमें भी, वही सेम कंसेप्ट, P इज इक्वल टू NRT। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल में चल रहे हैं, मोल और प्रेशर, तो अगर इसके प्रेशर P बनेगा तो इसका 2P बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका 1 मोल बनता है तो इसके 2 मोल बनते हैं। ये चल रहा है वही सेम कंसेप्ट, P इज इक्वल टू NRT और P प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि V, R और T कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ भी चल रहा था, ये कंसेप्ट यहाँ भी चल रहा है। तो जिस रेशियो में इनके मोल बनते हैं उसी रेशियो में इनके प्रेशर बनेंगे। टाइम इंटरवल दोनों को सेम ही मिला है, और इसका तो सॉलिड है। अब बताइए केपी लिख लेंगे क्या फटाफट? केपी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ इस बार? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पावर कितनी? पावर 2। अब कह लो जल्दीबाजी में हम पावर 1 लगा चले आते हैं, कहने पिछली बार भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस बार भी कर दो, तो पावर भी देख लो ना भैया, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पावर 1 कर लेंगे, तो ये केपी। अब ये केपी तो सॉल्व कर लो, खत्म। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो टोटल प्रेशर दिया है 15 ATM, तो बताओ P टोटल किसके बराबर होगा इस बार? दोनों के पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर है। तो बताओ इसका पार्शियल प्रेशर कितना? 2P, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना? P। दोनों को जोड़ दो, टोटल 15 के बराबर कर दो। 3P 15 आ गया, देखो है ना, P 5 आ गया, तो P को पुट कर दो यहाँ पे। P कहाँ पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे पुट करो 2 इंटू P, यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10, ये 10 हो गया। तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 10।
देखो, तो 10 पावर 2 हो गया, तो 10 स्क्वायर। इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया? 5। 5 पावर 1। सॉल्व करेंगे, ये 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 500। यूनिट के बारे में अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? एटीएम स्क्वायर, एटीएम 1, तो एटीएम क्यूब। डेल्टा एन चेक करो इसका, डेल्टा एन जी 3 है इसका, तो 500 एटीएम क्यूब। कितने लोगों को बात समझ में आने लगी? कर लेंगे इस प्रकार के सवाल अगर आ रहेंगे तो। कितने लोग कॉन्फिडेंस से भर चुके हैं, बिल्कुल लबरेज हो गए कॉन्फिडेंस से। हैं? लबालब हो गए। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। देखिए 8 नंबर पे बात, एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल मैं देता हूं आपको, इसको लगाइएगा, चेक करते हैं। 10 के बाद 11, 11 नंबर पे एक सवाल दे रहा हूं, याद। एटीएम क्यूब कैसे? अरे यार, कैसी बातें करते हो तुम? सब तो बता दिया। डेल्टा एनजी चेक कर लो, डेल्टा एनजी चेक करो। यहाँ एटीएम स्क्वायर है, यहाँ एटीएम 1 है, तो क्या हो जाएगा? एटीएम स्क्वायर एटीएम 1 मिलकर क्या बनते हैं? एटीएम क्यूब ही तो बनेगा, और क्या बन जाएगा? कठिन बात है वो। अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, जरा ये सवाल आप लोग लगाइएगा, तो इससे समझ में आएगा कि मतलब क्या वाकई आपको समझ में आ गया या फिर ऐसे ही। चलो मैं लिख रहा हूँ सवाल, नंबरिंग कर देता हूँ। चलो, हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, देखो 10 तक, ठीक है। 10 के बाद 11 हटा दो यहां से, चलो इधर आ जाओ। ये हो गई 11, नंबरिंग कर दो जिससे कि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। ये 11 हो गई, फिर उसके बाद ये 12 हो गई, ठीक है, ये 13 हो गई, और अब आ जाइए 14 पे। तो यहां 14 पे आ जाओ। 14 पे आपको एक सवाल दे रहा हूं, सवाल देखिए। एक रिएक्शन है भाई, जैसे NH4HS वाली थी। सवाल साथ ही साथ पढ़ते जाइए, मैं लिख रहा हूं, पढ़ते जाइए। सवाल स्टार्ट करिए, ऑप्शन दे रहा हूं, इसका पोल शुरू करूंगा। सवाल स्टार्ट करें।
लगाइए, जब लग जाए तो बता देना, पोल शुरू कर देंगे। चैट इनेबल कर रहा हूँ, जब लग जाए तो बता दीजिएगा, पोल शुरू कर देंगे। सब लगा लो, पहले लगा लो, ऐसे नहीं एक्ट नहीं करनी है, लगा लो सही से। चले, पोल शुरू। चल स्टार्ट, टाइम बढ़ा दिया लो। हाँ एक्टिंग करते, कई लोग एक्टिंग करते हैं, क्या हो गया हो गया। हम्म, क्या क्या बातें लिखते तुम लोग चैट में, कुछ भी लिख रहे हैं। कभी खेल रहा है, चाचा चूरन खिला दे। गजब यार लोग, यार मौका मिल जाता छोड़ते नहीं हो। श्रेयस जीत ज्योतिर्मय, देखो, आई लाइक इट। चलो देखिए, आपसे कह रहा है, अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS, इसकी जगह नाम भी लिख सकता था, अमोनियम बाइसल्फाइड। अब आपको समझ में नहीं आ गई रिएक्शन क्या है भाई साहब, नाम पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो इसको प्लेस कर दिया। अब इस सवाल में नई बात क्या है, नई बात ये, एन अमाउंट ऑफ सॉलिड NH4HS इज प्लेस्ड, पिछली बार भी था, इतना तो पिछली सवाल में भी था। देखो पिछला सवाल में तो आपने अमाउंट डाला ही होगा ना, तभी तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया था। भाई 10 ATM बना कैसे, इन दोनों के मोल बने होंगे। तो इन दोनों के मोल कैसे बने होंगे, ये पहले रहा होगा, ये टूटा होगा, टूटा होगा तो ये दोनों बने होंगे, तो ये पहले रहा होगा। तो अगर ये रहा होगा तो अमाउंट तो आपने प्लेस किया ही था ना इस सवाल में भी, लिखा नहीं था बस। तो मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेम इन अ क्लास, यहां तक सेम है सवाल, बस कहानी यहां से बदल जाती, ऑलरेडी कंटेनिंग। अभी तक ये नहीं था ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस, अभी तक क्या था, कंटेनिंग अमोनिया गैस ऑलरेडी नहीं था, उसके अंदर बनता था, मतलब ऑलरेडी जीरो था, वहां से शुरू हुआ था। अब क्या है, पहले से अमोनिया इसके पास है। अब पहले से अमोनिया अगर इसके पास है तो इसका उसके अंदर एक प्रेशर भी होगा, एक टेम्परेचर के पास उसका एक प्रेशर भी है, कितना 0.5 ATM, मतलब इतना प्रेशर तो पहले से अमोनिया लेके बैठी हुई है। फिर ये टूटना शुरू होता है, फिर अमोनिया और बनती है और साथ में H2S भी बनता है, फिर टोटल प्रेशर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। इतना आपको केपी बताना, सवाल में अंतर समझ पाए? ठीक है, सवाल में अंतर समझ गए, अब लगा दो। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, पहले तो आप रिएक्शन लिख लो। T इज इक्वल टू 0 पे, देखो इसका तो अमाउंट है लेकिन इसका कोई प्रेशर तो होगा नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए इसका प्रेशर 0 0 नहीं है इस बार, इसका तो 0 है क्योंकि ऑलरेडी ये कंटेन नहीं करा, लेकिन इसका प्रेशर पहले से। सवाल पढ़िए, इसके मोल मिला रखे आपने पहले से कुछ, तो इसका सवाल यहां से स्टार्ट हुआ, इसके मोल पहले से मिले हुए, इसका प्रेशर पहले से कुछ है। ये सवाल में नई बात है, ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस, अभी तक ये 0 0 से स्टार्ट होता था। अब अगर इसका एक मोल बनेगा इस टाइम इंटरवल में, तो इसका भी एक मोल बनेगा, तो अगर इसका पी प्रेशर बनेगा तो इसका भी पी प्रेशर बनेगा, तो ये 0 प्लस पी हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा, ये 0.5 प्लस पी हो जाएगा, क्योंकि पहले से 0.5, तो पहले हम दोनों को लिखते थे पी पी, अब लिखेंगे इसको 0.5 प्लस पी, ये डिफरेंस है। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फिर वही सब करना शुरू कर दो, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, दोनों को जोड़ दो, 0.5 प्लस पी इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर कितना हो गया पढ़ लो, 0.84 बराबर कर दो। सॉल्व करेंगे तो 2p इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से इसको उधर भेज दो, 0.34, p इज इक्वल टू आ गया 0.17, 0.17 ATM, इसको यहाँ पुट कर दो, जैसे पुट करोगे दोनों आ जाएंगे, यहाँ पुट करो कितना हो जाएगा ये 0.17, इसमें पुट कर दो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.17, तो ये 0.67, तो ये बन जाएगा 0.67, चेक करो, पुट कर दिया बस में, इसको पुट करोगे तो ये बन जाएगा 0.17। तो अब सॉल्व कर लो, केपी की वैल्यू क्या होगी, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया
पावर 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S पावर 1। वैल्यू लगा दोनों की, वैल्यू लगाओगे तो इसकी वैल्यू होगी 0.67 ATM ये, और इसकी 0.17 ATM। पुट कर दो, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। इसको एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व करें तो एग्जैक्ट आंसर दिखा देता हूँ क्या बनता है। 0.67 इंटू 0.17, तो ये एग्जैक्टली आ रहा है 0.1139। तो आंसर हो गया 0.1139 ATM स्क्वायर। क्लियर? कितने सवाल समझ में आ गए फटाफट? तो ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का था, कर लिया ये। एक कह रहा 0.5 प्लस पी क्यों किया, तब से यही समझा रहे हैं कि यहाँ 0.5 पहले से क्यों है, यहाँ प्लस क्यों किया, क्या क्यों किया, अब बताओ, अब बताओ, फिर से बताओ। टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी अगेन। चलिए देखें, अब उसका देखिए ये काम हो गया कि वो तो सबको बता रहे थे, मुझे बताओ, मुझे तो नहीं बताया। अब देखिए ये 7 नंबर डन हो गया, ये 8 नंबर डन हो गया, इसका वेरिएशन आपने ये कर लिया 9 नंबर डन हो गया, तो मतलब ये काफी कदम हो गया। तो अब इस टाइप के सवाल लग जाएंगे। देखिए कितने सवाल लगाए आपने इस प्रकार के, 6 नंबर शुरू किया था, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 7 8 9, मतलब 4 सवाल लगा लिए, ठीक है, और एक अच्छा वाला लगा लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए इस तरीके से कितने कर लेंगे, इस टाइप के सवाल आएंगे कितने कर लेंगे, फॉर्म आ जाएगा, ऐसे करेंगे। अब सुनिए वहां पे क्या करना होता है। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो एक पेज इसको समर्पित है, एक पेज ये भी हो जाता अगर आप इसको सही से लिखते तो खोल के, फिर एक पेज ये भी है, देखो 3 पेज का मामला हो गया। ये पहला वाला तो बहुत सस्ता था, इसमें तो कुछ नहीं लगना, इसमें कोई पेजेस नहीं लगी, तो सस्ता वाला तो ये तो ठीक है, ये तो लगा लेंगे आप, इसमें कुछ है ही नहीं। ये 5 ATM हो गया तो बस खत्म हो गया, खत्म सीधे। मतलब दूसरा तीसरा चौथा ही जो सवाल थे इसमें थोड़ा सा लगा, ये तीनों, तो इन तीनों को उठा लेते हैं जरा। देखिए यही उठा के यही खत्म कर देते हैं। चलो इरेजर का प्रयोग करो, रबर, रबर का प्रयोग करिए, इसको हटा दीजिए, थोड़ा साफ सुथरा बनाए इसको। आंसर भी नहीं पता देखो, नहीं तो फिर टिक करके बैठे तो कर क्यों रहे फिर, ठीक है। अब देखिए यही ऊपर पर निपटा देंगे, थोड़ी सी जगह है, जितनी है उतने में निपटा देंगे। अब जी क्या कहता है सुनिएगा, हरे पेन का प्रयोग हो रहा है जेम, ये इसका करिए, अलग से दिख जाए थोड़ा। अभी क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर कितना है 10 ATM कब इक्विलिब्रियम पे, ठीक। पहले ये तो सॉलिड का कोई प्रेशर है नहीं, तो पहले बताना इन दोनों का प्रेशर कितना होगा, 0 0, फिर इसका 1 मोल बना होगा तो इसका भी 1 बना होगा, तो मोल बराबर प्रेशर बराबर। अब बताइए 10 ATM अगर टोटल है तो यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 1 को जोड़ो 2 हो गया, तो 10 के 2 टुकड़े कर दो, 1 और 1 को जोड़ो 2 हो गया, तो 10 के 2 टुकड़े कर दो, बराबर बराबर 5 5 हो गए, 10 के 2 टुकड़े करो 5 5, ठीक है। तो 10 के 2 टुकड़े कर दिए, समझ में आया 10 के 2 टुकड़े क्यों किए, क्योंकि 1 + 1 2, तो एक टुकड़ा 5, एक टुकड़ा 5, फिर क्या करो एक टुकड़ा इसको दे दो क्योंकि इसको 1 मिलने वाला है, और एक टुकड़ा इसको दे दो तो एक टुकड़ा इसको मिल गया, तो बताओ 5 इसको मिल गया, 5 इसको मिल गया, तो बस यहाँ लिखो इसको 5 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसके ऊपर ये लगा दो कोफिशिएंट पावर में, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसके ऊपर ये लगा दो पावर में, यही मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया, केपी आ गया, ये आंसर है, ठीक। अगला कहता है इस वाले में आओ, कह रहे इरेजर, देखना यही ऊपर पर निपटा देंगे, तो इतनी जगह में यही खत्म करें। देख क्या कहता है जी इसका, जी कहता है थोड़ा दिमाग लगाओ फिर से, फिर क्या करेंगे, टोटल प्रेशर कितना 15 ATM, इसके 0 0 थे, तो ये 2 है, ये 1 है, जोड़ो 2 और 1 कितना होता है 3, तो 15 के 3 टुकड़े कर दो, देखो पिछला 2 आया था समेशन, तो इस बार 3 आया, तो 15 के 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े कर दो बराबर 5 5 5 5 5 5, 2 टुकड़े इसको मिलेंगे क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है, तो 2 टुकड़े इसको दे दो, तो इसको मिला 10, एक बचा हुआ टुकड़ा ये वाला, ये इसको मिल जाएगा, इसको मिला 5, फिर इसके ऊपर पावर लगा दो, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 2 लगा दो, इसका कोफिशिएंट कितना 1 1 लगा दो,
लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर आ गया। यूनिट भी देखो दिख गई, 2 1 यानी कि 3 ATM क्यूब, ये क्यूबी। मौज आ रही तो तोड़िए, देखो वो आ गया है, देखो टाइम ही नहीं लगाता। अब कोई आदमी आपसे कहे कि मैं बहुत जल्दी सवाल लगा लेता हूं, उसे कहना मैं लगाता ही नहीं हूं मैं लगाता ही नहीं हूं, मेरे को अभी सवाल देखें मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा, ऐसे रख दे पेन, ही क्योंकि इस्तीफा दे दूं, ऐसे लो, ऐसे बैठ गया, बढ़िया, ठीक है। कहेंगे 15, 2 1 3, 2 इसके 1 इसका, 5 5 5, 10 इसके 5 इसका, 10 स्क्वायर 5 1 500। नमस्कार, अगला लाइए। फेंक के मारूंगा ओएमआर, मतलब एकदम, मतलब उसने सवाल दिया, ओएमआर भर के मुंह पे फेंक के मार दो, 500 ATM क्यूब। समझ पा रहे हैं? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा। देखो 10 है, कहूंगा 1 1, देखो ये 1, ये 1, कहूंगा 2, बराबर टुकड़े करो तो 5 5, 5 1 5 1 25। अगला लो, फेंक के मारिए, ओएमआर मुंह में फेंक के मारिए। कह रहे ये वाला, कह रहे इसका, इसका सुनना, कह रहे ये लगेगा, हाँ अरे सब लगते हैं। लगाने वाला चाहिए, लगता तो सब कुछ ही। सुनो, जे कहता है पर रिएक्शन तो लिख ही लो, रिएक्शन तो वो खुद लिख के देगा, या तो आप नहीं लिखी तो आप लिख लो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। कोफिशिएंट कितना कितना इसका दोनों का, 1 1, ठीक। स्टार्टिंग से कितना प्रेशर लेके बैठा है, 0.50, पॉइंट हटाओ पहले, डेसिमल बाद में ले आएंगे। मान लो 50 लेके बैठा है, पॉइंट हटाओ, मान लो 50 लेके बैठा, 50 ये लेके बैठा हुआ पहले से, बाद में दोनों मिलके 84 हो गए तो 84, पॉइंट हटा दो सब में से, बाद में ले आएंगे। तो मान लो पहले 50 रुपए लेके बैठा था ये आदमी, ये वाला, बाद में दोनों मिलके 84 हो गए, तो बताना कितना बढ़ गया, 50 से 84 हो गया, प्रेशर में कितना डिफरेंस आया, 34 34, 50 से 84 हो गया, कितने का अंतर आया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 50 से 84 हो गया, कितने का अंतर आया, 34। तो बताइए 34 का इंक्रीमेंट मिला है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार देखो 0 था तो 15 हो गया, तो 15 का इंक्रीमेंट मिला था, तो जो इंक्रीमेंट हुआ होता है उसको बांटते हैं, उसको बांटते हैं। तो देखो 15 का इंक्रीमेंट हुआ था तो 15 को बांट दिया था, 2 टुकड़े इसके 1 इसका। देखो यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ था क्योंकि पहले 0 था, तो 1 इसका 1 इसका। इस बार क्या होगा, इस बार देखो ध्यान से, 50 पहले से था, 84 अब हो गया, 50 पहले से था, 84 अब हो गया, 34 का इंक्रीमेंट है। तो बताइए 34 का इंक्रीमेंट बांटोगे क्या, यस, 34 का इंक्रीमेंट क्या बराबर बटेगा, बराबर ही तो बटेगा ना, क्यों, क्योंकि 2 टुकड़े, तो 34 के 2 टुकड़े कर दो। पहले उससे कहना 50 था, 84 हो गया, कहना कितने से बड़े हो, कहेगा 34 से, कहना 34 के 2 टुकड़े कर दो, कहेंगे 17 17, कहना 17 इसको दे दो, 17 इसको दे दो, कहेंगे ये पहले से 50 है, कहना 17 दे दो, 67 हो गया। ये पहले से 0 है, 17 दे दो, 17 हो गया। अब डेसिमल लगा लो, डेसिमल को छोड़ा था ना पहले से, अब डेसिमल लगा लो, पावर कितनी आएगी इसकी, कोफिशिएंट 1 है 1, इसकी पावर कितनी आएगी, कोफिशिएंट 1 है 1, मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर है। ये केपी आ चुका है, खत्म हो गया सवाल। मौज आ गई तो तोड़ डाली, मौज आ गई तो रुकना नहीं चाहिए, पता चलना चाहिए मतलब कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ठीक है भाई, तो ये है, तो ये है जे स्टार, यूं ही नहीं कोई जे स्टार बन जाता है, अब कुछ लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कर लोगे मैं नया लॉन्च कर दूंगा तुम तो कॉपी करते रहोगे ना, मैं नया लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जे तो एक ही है और एक ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के सवाल डन, यानी कि प्रेशर वाले सवाल अब आप कर लेंगे क्या इस प्रकार की, बहुत जल्दी जल्दी। देखिए तीन ये सवाल देखिए खटाखट लग गया, ये वाला सवाल भी खटाखट लग गया, खत्म। एक एक लाइन देखिए, एक लाइन, एक लाइन, एक दो लाइन बस कर, चलो आगे बढ़ते जाए। 14 नंबर तक पहुंच गए, 15 नंबर पे चलो, 15 नंबर ये हो गया, 16 पे चलो,
चलो देखना, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम समाप्त हो गया, ठीक है। अभी तो जो आप पढ़ रहे थे क्रियाकलाप चल रहा था वो सब हेटेरोजीनियस के अंतर्गत चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं, मैंने आपसे कहा था 3 प्रकार के होते हैं, एक केसी, एक केपी और एक होता है के एक्स। तो इसमें से ये वाले में रिलेशन तो लोग पढ़ लेते हैं, इसको नहीं पढ़ते ज्यादा। तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद हो तो जल्दी से बताओ। एक्स यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से बताओ, एक्स क्या होता है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। मोल नहीं चाचा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन इसमें रिलेशन नहीं बताया, रिलेशन पूछा जा सकता है। तो एक बात समझिए थोड़ा यार, 3 लोग हैं, केपी, केसी, केएक्स। रिलेशन कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3। 3 प्रकार के रिलेशन पे सवाल आ सकता है। केपी केसी में बताओ, क्या ये वाला रिलेशन हम लोग कर चुके हैं? और यही लोग ज्यादा करते हैं, केपी केसी, क्योंकि यही सवाल ज्यादा आते हैं। लेकिन सवाल ज्यादा आने का मतलब है कि दूसरा आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सवाल कल को इस पे भी आ सकता है, केपी के एक्स के बीच में रिलेशन। सवाल कल को केसी और के एक्स के बीच में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन बाकी जो 2 बचे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला तो डन, ठीक है। केपी और के एक्स के बीच में आ जाओ पहले। तो मान लीजिए आपसे कहता है केपी और के एक्स के बीच में रिलेशन निकालो। रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स। अब देखो केपी के एक्स में रिलेशन कैसे बताओ, कोई रिएक्शन उठा लेते हैं समझने के लिए। ये रिएक्शन है, इसका केपी लिखो, सब गैसेस है मान लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसका के एक्स लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है। फिर आपसे कहता है कि इसमें बताओ फिर रिलेशन क्या है। तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम पे इनका डेटा लगा दो, चेक करो रिलेशन क्या है। अब इन दोनों में रिलेशन ढूंढने के लिए देखिए, पी यहाँ पे प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन ढूंढना होगा, तभी आप इन दोनों में रिलेशन ढूंढ पाएंगे। तो प्रेशर मोल फ्रैक्शन में रिलेशन ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढेंगे देखो, देखिए प्रेशर मोल फ्रैक्शन में रिलेशन ढूंढेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो होता है, आपने पढ़ा है, वो होता है पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। तो सबको पता होगा कि भाई टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा उसका क्या पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर अगर आपको ए का निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? पी टोटल, उसको ऐसे लिख दिया पी टोटल को, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है आपको, तो फिर पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का निकालना है तो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। अब इन तीनों की जो वैल्यूज आपने निकाली है, ये इसको उठाओ और यहां लगा दो। जैसे इसको यहां लगाएंगे रिलेशन अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में करके देखते हैं, 17 के बाद 18 पे आ जाओ। ठीक है, तो ये चल रहा है मामला इक्विलिब्रियम पे। आप डेटा लगाना शुरू करिए फटाफट। डेटा लगाना शुरू करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये लगाओ यहाँ पे फटाफट। यहाँ लिखेंगे पीबी की जगह पे लिख दो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर? पीसी की जगह लिख दो पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। एट इक्विलिब्रियम चल रहा, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। देखिए ये अब रिलेशन, जब आप हेडिंग डाल लो केपी और केएक्स का रिलेशन, तो अंडरस्टूड है भैया, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे जो डिफाइन होंगे, तो मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम पे, सारा कैलकुलेशन जो चल रहा है इसके नीचे, वो सब इक्विलिब्रियम पे। मतलब ये पीए कब इक्विलिब्रियम, पीबी भी इक्विलिब्रियम, पीसी भी इक्विलिब्रियम, पी टोटल इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन भी इक्विलिब्रियम, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे। लगाइए फटाफट। पीए की जगह क्या लिखेंगे? पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा
पी टोटल से पी टोटल निकल गया, देखो, है ना, ये गया इससे, तो बचा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू सी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और एक पी टोटल बच जाएगा यहां से। तो एक पी टोटल बच गया, उसकी पावर आप देखो तो +1 है, और ये आ गया किसके बराबर, केपी के। जरा ध्यान देना यहाँ पे कि केपी की वैल्यू क्या आ गई, फिर बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या ये के एक्स है, देखो देखो ये के एक्स है, तो आंसर आ गया केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल पावर +1। तो अगर आप यहाँ से आंसर लिखें तो लिखेंगे केपी इज इक्वल टू के एक्स, ये पूरा के एक्स हो गया, इंटू पी टोटल पावर +1, ये आंसर आ गया। अब बताइए ये जो आंसर आया ये यूनिवर्सल आंसर है या फिर इस रिएक्शन के लिए, ये जो आंसर आया ये यूनिवर्सल आंसर है या फिर इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन ली थी ना आपने यहाँ पे ए गिव्स बी प्लस सी ऐसी, तो इस रिएक्शन के लिए सही है या फिर इस सबके लिए सही है, तो आप कहेंगे ये इसी के लिए सही, यूनिवर्सल नहीं सही, इसी के लिए सही है। ध्यान दीजिए इसके लिए क्यों सही है, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी कितना है, +1, देखो उसका डेल्टा एन जी कितना है, +1, तो यहाँ पावर में कितना है, +1। तो अगर कल को यहाँ पे कोई और रिएक्शन लेंगे जिसका डेल्टा एन जी कुछ और होगा, मान लो +2 हुआ, तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पावर में +2 आएगा, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने इस बार, अगर मैं यूनिवर्सल सॉल्व करता तो टाइम लगता, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता, तो मैंने वो नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले एक सिंपल वर्जन सॉल्व कर लिया, फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे, तो आपको समझ में आ गया, आसान जल्दी हो रहा है काम अपना। तो बताइए इससे समझ लिया, इसका डेल्टा एन जी देखो +1 आया तो यहाँ +1 आ गया, कल को अगर डेल्टा एन जी +2 वाला लोगे तो यहाँ +2 आ जाएगा। तो कुल मिला के जनरलाइज वर्जन कौन है फिर वो बताओ, तो आप 19 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। 19 नंबर पे जनरलाइज वर्जन लिख लेते हैं, आप लिखेंगे केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। यहाँ पे डेल्टा एन जी जो भी होगा वो सवाल में आप लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखो इस वाले सवाल के लिए डेल्टा एन जी कितना था, +1 था, तो +1 आ गया, कल को +2 का तो +2 आ जाएगा। अब ये जनरलाइज वर्जन है, इस पर सवाल क्या आएंगे इस पर सवाल समझने के लिए, अच्छा अगर इसे मान लो एक सवाल बनाया जाए पहले, तो अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे एक सवाल हम लोग हमेशा बनाते थे शुरुआत में, जब केपी केसी आरटी डेल्टा एनजी पढ़ा था तब भी, वो कर लीजिए पहले। तो मान लो कहता है अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें केपी को के एक्स के बराबर बनाना है, तो बताओ केपी को के एक्स के बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला, इसको 1 बना दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देन पी टोटल टू द पावर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 1। एक बात बताना जरा इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो पी टोटल आप लगा रहे हैं, ये कौन सा वाला पी टोटल है, इनिशियल या फिर इक्विलिब्रियम वाला? यहाँ जो पी टोटल लगा रहे हैं कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला या इनिशियल? इक्विलिब्रियम वाला। ये बात समझ में आती है सबको? क्यों? क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन ही देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन ही है, मैंने कहा ना यहाँ से जो कुछ भी चल रहा है वो सब किस पे चल रहा है, सब इक्विलिब्रियम। तो ये सब इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, सब इक्विलिब्रियम। तो ये पी टोटल भी कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला। डन। इनिशियल नहीं है भैया, इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम वाला होगा तभी तो ये सब सॉल्व करोगे। ये पीबी केपी कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, तो पीबी पीसी पी ये सब इक्विलिब्रियम है, ये सब इक्विलिब्रियम है, तो ये भी इक्विलिब्रियम होगा। टमाटर खाओ है, ये भी सब इक्विलिब्रियम है, तो सारा कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम है, तो पी टोटल भी इक्विलिब्रियम है। एक बात बताना, अगर आपको बात समझ में आ गई, बात समझ में अगर आ गई तो जरा एक बात बताना, आपने एक सवाल लगाया था, याददाश्त चेक करते हैं अब, आपकी याददाश्त चेक हो रही है, देखो। अगर मैं घर का पता नहीं याद रहता, तुम याददाश्त की बात कर रहे हो। बताओ ये वाला सवाल था, इस सवाल के अंदर जरा केपी और के एक्स में रिलेशन टाइप करो। ऐसे लोग होते हैं घर के आसपास पहुंच जाते हैं, उसके बाद फोन लगाते घर पे, कहते काम मेरे को लेने आ जाओ प्लीज। हाँ बताओ, बताओ इसमें केपी के एक्स में रिलेशन बताओ, केपी के एक्स में कुछ भी लिख, कुछ भी लिख रहे हैं, केपी के एक्स पीटी, पीटी क्या लगाएंगे भाई, तो पूछ रहे हैं, आंसर बताना है। चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पोलिंग बहुत करते हो ना, पोलिंग करो लो, पोलिंग बूथ पे आ जाओ। चलो पोल स्टार्ट। कर चुके हैं सवाल पहले, इसमें हम नई बात बस कर रहे हैं, सवाल तो कर चुके हैं।
लो भैया, श्रेयस जीत ज्योतिर्मय, ये क्या कह रहा है? 5 एटीएम कौन सा प्रेशर है? इनिशियल प्रेशर है, ये तो इनिशियल है। तो आपके पास रिलेशन क्या है? रिलेशन है केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल टू द पावर डेल्टा एन जी। तो पी टोटल कौन सा वाला लगाते हैं यहाँ पे? इक्विलिब्रियम वाला, बराबर। तो इक्विलिब्रियम वाला क्या 5 लगाओगे? नहीं, 7 था वो। अगर आपकी याददाश्त थोड़ी तेज हो तो 7 आया था। कहने कैसे आया था? ये 4 मोल थे, याद करो, फिर ये 5.6 हो गए थे, 40% खत्म हो गया था, फिर वो 5.6 हो गए थे, तो 4 से मोल बदल के याद करो 5.6 आ गए थे। पिछली क्लास में सॉल्व किया था। तो अगर मोल देखो 1.4 टाइम्स हो गए तो प्रेशर भी कितना हो जाएगा? जल्दी भी आप कर सकते हो। देखो 4 मोल थे, इसके 4 में से कितना जाएगा? ये 40%, 40% मतलब कितना? 1.6। ये बनेगा 1.6, ये बनेगा 1.6। ठीक है, तो देख लो 5.6 हो गए। ठीक, अब अगर ऐसा हो गया कि 5.6 हो गया तो 4 से 5.6 हो गया, कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1.4 टाइम्स। देखो मोल में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 1.4। 4 का 5.6 कितने गुना होता है? 1.4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर मोल इतने गुना हुए तो प्रेशर भी इतने गुना होगा। तो 5 था पहले प्रेशर, अब कितने गुना हो जाएगा? इंटू 1.4 कर दो, 14 5 70, यानी कि एक डेसिमल लगाओ, 7 एटीएम हो जाएगा। दिमाग चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बताइए केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल। पी टोटल कितना? 7 एटीएम। डेल्टा एन जी कितना है? +1। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। पर कितने लोग बात समझ में आ गई? सवाल समझना, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, पी प्रोपोर्शनल टू एन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लैडर बोर्ड, क्या लैडर बोर्ड पे चढ़ जाऊंगा, बात नहीं समझाओ। चलो इधर आ जाओ। तो ये 7 कहां से आया समझ में आ रहा है? 7 पहले भी कर चुके हैं हम लोग, जल्दी जल्दी कैसे किया समझ में आया? 4 में से 40% खत्म किया, 4 का 40% 1.6, तो ये 4 में से 1.6 चला गया, ये 1.6 बना, ये 1.6 बना, टोटल मोल जोड़ो 5.6 आ गया। 4 से कोई चीज 5.6 हो गई मतलब 1.4 टाइम्स हो गई। तो अगर पी प्रोपोर्शनल टू एन है तो अगर मोल 1.4 टाइम्स हुए तो प्रेशर भी 1.4 टाइम्स होगा। पुराना प्रेशर 5 था, 1.4 मल्टीप्लाई कर दो, 7 हो गया, खत्म, सीधे एक लाइन में। 7 लगा दो यहाँ पे, ये लगा दो 7, 7 पावर कितनी होगी? 1। के एक्स, केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू 7 पावर डेल्टा एन जी, खत्म, ये आंसर। क्लियर है? तो देख रहे स्पीड, देख रहे स्ट्राइक रेट कभी का क्या होता है जब कभी खुल के खेलता है, खींच खींच के मारता हूं मतलब। फिर लौटो, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, केपी अगर के एक्स के आप बराबर करना चाहते हैं तो बताइए क्या पी टोटल पावर डेल्टा एन जी इस पूरे को 1 बनाना पड़ेगा? तो इसका समझ में आ गया कैसा इसका सवालों में यूज हो सकता है। तो बताइए पी टोटल पावर, तो मतलब ऐसे सवाल आ सकते हैं, वो जो आप कर चुके हैं उसी का वर्जन बना दिया। इस चीज को 1 बनाना है। अब इस चीज को 1 कैसे बनाओगे? देखो दो तरीके वही पुराने, बताओ इसको 1 बनाने के दो तरीके वही पुराने। कौन कौन से दो तरीके वही पुराने? एक तो क्या करो, डेल्टा एन जी देखो, इसको 0 बना दो। देखो बताया था ना एक्स पावर 0 1 होता है। एक तो ये तरीका, डेल्टा एन जी को 0 ले लो, यानी कि ऐसी रिएक्शन ढूंढो जिसका डेल्टा एन जी 0 है, तो अपने आप ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा बताओ? अगर ये ना कर पाओ तो नीचे वाले को 1 बना लो। 1 टू द पावर एक्स भी तो 1 होता है, ऊपर कुछ भी लगा लो। अगर आप इसको डेल्टा एन जी को 0 नहीं बना पा रहे तो नीचे बेस में 1 बना लो ना। 1 बना लोगे तो बताओ पी टोटल कितना बना दोगे? 1। पी टोटल 1 बना लो। तो अगर आप इसको 1 बना लेते हैं तो भी काम हो जाएगा अपना। तो बताइए इन दोनों में से कोई भी एक काम कर लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। डन। चलिए, तो अब लॉट ऑफ में काम पे 9 नंबर सवाल लगाना शुरू करो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट समझो, देखो पी टोटल अगर 1 हो गया तो क्या डेल्टा एन जी ऊपर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला जो केस है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एन जी है। मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आना चाहिए कि अगर अगर आपको पी टोटल ही दे दिया जाए 1, तो डेल्टा एन जी कुछ भी ले लो, डेल्टा एन जी कुछ भी ले लो, केपी हमेशा के एक्स के बराबर ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा 1 ही आएगा। क्योंकि अगर बेस में 1 बन गया एक बार, तो पावर कुछ भी लगा लो, ये कुछ भी लगा लो, 1 2 3 4 प्लस माइनस 1 कुछ भी, ये 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो ये 1 आएगा। अगर ये फैक्टर 1 आएगा तो खत्म है, केपी के एक्स के बराबर होगा हमेशा। तो ये वाला जो केस है सेकंड वाला, अगर आपको ये कहीं दिख जाता है तो इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एन जी हमेशा ये बराबर ही रहेगा। और दूसरा केस क्या आएगा? डेल्टा एन जी 0 हो जाए तो प्रेशर कुछ भी ले लो, केपी के एक्स के बराबर ही रहेगा। चलो सवाल लगाते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, पोलिंग शुरू कर रहा हूँ 9 के लिए। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, आपको बताना क्या सही।
तो जिसका भी आपके पड़ोसियों का मोल वगैरह छूटा हो तो मोल वाली क्लास कह देना भैया, कर ले जिसको भी करना। ठीक है, चलो। श्रेयस जीत ज्योतिर्मय, देखिए अगर टोटल प्रेशर आपको 1 एटीएम दे दिया उसने ना, तो डेल्टा जी निकालोगे क्या? इसका डेल्टा जी निकालोगे? हाँ? नहीं, क्यों नहीं निकालेंगे बताओ? अगर टोटल प्रेशर ही 1 एटीएम दे दिया तो बताओ ये वाला केस बन गया और ये वाला केस बन गया, तो डेल्टा एन जी से इररिस्पेक्टिव है, ये तो हमेशा ही 1 बनेगा ना, और ये हमेशा इसके बराबर ही रहेगा, तो कुछ करना ही नहीं इसमें। डेल्टा एन जी कुछ भी हो, कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, +1 -1 केपी के एक्स के बराबर ही रहेगा, टिक करके भागेंगे। कितने लोग समझ में आ गई बात? तो सवाल समझ पा रहे तुरंत कैसे बन जाता ऑब्जेक्टिव? बात जरा सी है लेकिन सवाल बन जाएगा। वो बात भी जरा सी देखो, केपी इज इक्वल टू 7 के एक्स, उस इस सवाल में मैक्सिमम लोग क्या टिक करके आएंगे? इस सवाल में मैक्सिमम लोग यही गलती करके आते हैं। देखिए अगर आप ये सवाल देके देखेंगे तो मैक्सिमम लोग ये टिक करके आ जाएंगे 5 वाला, जबकि सही जवाब कौन सा वाला? सी वाला। तो ये गलती जो है नहीं होनी है, समझ में आ रही बात? तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लगाओ। 10 नंबर। 10 नंबर। तो बताइए इस बार क्या होगा? केपी के एक्स के बराबर होगा अगर 1 एटीएम आपको दिया हुआ टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, तो बताइए केपी के एक्स के बराबर किसके लिए होगा? डेल्टा एन जी कुछ भी ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेल्टा एन जी। बात समझ में आई? तो इस बार कई लोगों ने सब अलग अलग आंसर टिक कर डाले, 28%, 24%, 10%। कह क्या टिक करूं इस बार? इस बार सारे सही थे, इसीलिए स्किप कर दिया था आंसर। तो बताइए कि इस बार सब सही? ऑल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। 11 नंबर। केपी के एक्स के बराबर होगा किसके लिए? छुट्टी दे दो। घंटी तो बजाओ, घंटी बजाओ, छुट्टी मिलेगी फिर। चूरन खाने जाओगे क्या? कह रहे यहां से निकलते बार तुरंत चूरन खाऊंगा जाते ही। बताओ केपी के एक्स के बराबर है, आगे प्रेशर कुछ दिया ही नहीं, तो मान के चलिए प्रेशर कुछ भी हो सकता है। अच्छा प्रेशर कुछ भी हो फिर भी केपी के एक्स के बराबर हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 जरूरी थोड़ी 1 हो, तो 1 आप थोड़ी मानेंगे अपने मन से, तो हम मान के चलेंगे 1 नहीं है, कुछ और है प्रेशर। तो अगर 1 नहीं कुछ और प्रेशर है तो बताइए तब केपी के एक्स के बराबर कब होगा? देखो अगर ये 1 नहीं है, मान लो 1 नहीं है, 1 दिया नहीं तो 1 नहीं मानेंगे, ये तो दिया ही नहीं है। तो बताओ फिर तो केपी के एक्स के बराबर तभी होगा जब डेल्टा एन जी कंफर्म कब होगा? जब डेल्टा एन जी 0 होगा, तो यानी कि वो ऑप्शन टिक करेंगे जिसका डेल्टा एन जी 0 है। समझ में आ रही बात? तो इसमें प्रेशर गिवन ही नहीं है, तो आप अपने मन से 1 थोड़ी मान लेंगे, तो आप कहेंगे केपी के एक्स के बराबर कंफर्म चाहिए तो डेल्टा एन जी 0 वाला पकड़ो। तो देखो डेल्टा एन जी 0 इसका, डेल्टा एन जी 0 इसका, इसका नहीं है, इसका नहीं है। कितनों बात समझ में आ गई? हेलो हेलो, क्लियर? आखिरी बात खत्म करते हैं, जल्दी से पोल शुरू करना। 12 नंबर। बहुत मौज लेता है आदमी। जीवन में कुछ होना हो मौज आनी चाहिए, नहीं मौज जरूरी है, बाकी सब तो माया है, चले जाएगी, आएगी और जाएगी। जीत, सुकृति, प्रियांशु। देखो क्या करेंगे इस बार, बताओ टोटल प्रेशर कितना दिया है? 5 एटीएम, 1 नहीं दिया है, 1 नहीं है। और बताओ डेल्टा एन जी भी निकालो, डेल्टा एन जी कितना है देखो इसका, डेल्टा एन जी निकालो, 3 + 2 5, 5 - 3 देखो ये 1 है ना, सब गैसेस है, 5 - 3 +2। ठीक है, तो बताओ इस बार निकालना पड़ेगा ना, केपी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल, कितना पी टोटल? 5, पावर डेल्टा एन जी 2, तो ये आ जाएगा 25 के एक्स। कितनों बात समझ में आ गई? कह रहा मैं आई गो टू टॉयलेट, कैसे बातें करते हो? चलेंगे, क्लियर? चलिए खत्म करते, इतना ही रखते हैं आज।
चलिए सेशन समाप्त करते हैं, ये भी काम खत्म हो गया, अब काफी कुछ आज निपट गया है, सबको रिवाइज कर लीजिए, मोल कंसेप्ट वाली क्लास जिसको करनी है वो कर लीजिएगा, टीटीएसएस। और जो लोग क्लास मौसम की तरह करते हैं, कभी आता हूं कभी नहीं आता हूं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे वाला हाल हो जाएगा आपका फिर। टीटीएसएस मोल कंसेप्ट 10 बजे, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, जिनकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसको भी करनी हो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो भैया जो लोग मौसम की तरह आइए तो पूरे में आइए, नहीं तो आराम करिए, है ना। ठीक है, चलो मॉड्यूल के क्वेश्चन ली चैटलर के पहले तक लगाओ, शुरू के 50 तो लगाएंगे ना, 50-60 तो लगाएंगे। ठीक है, नमस्कार, जय भारत, चूरन खाइए, मस्त रहिए। 10 PM पे मोल कंसेप्ट की क्लास है, ठीक है, गांजे की सब्जी मत खाना रोटी के साथ। चलो रिवाइज करते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार, जय भारत, नोट्स बना लीजिएगा।